Hello friends, good morning all of you, and yes, welcome back yet another video series of Introduction to Indirect Taxes. At last lecture, I discussed with you all about the distribution of marks of indirect taxes for the CA, CMA and CS intermediate student. So now in this video, I am going to discuss with you the introductory portion of the indirect taxes. So the concerned student, please watch this video till the end. And please do not try to skip this video, otherwise you will not able to understand whatever I am going to discuss with you. And guys, I am requesting you again, so please do subscribe my channel and share this channel also, and also press the bell icon for getting more video updates. Now let's get started. इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन से। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस है क्या? तो एक लेमैन के लैंग्वेज में समझते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस विच इज पेड टू द गवर्नमेंट इनडायरेक्टली इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो भी टैक्सेस गवर्नमेंट को जाता है इनडायरेक्टली उसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, गवर्नमेंट के पास जो भी टैक्सेस जा रही है वो इनडायरेक्टली कैसे जाता है, एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले एक मिस्टर ए है, ठीक है, और मिस्टर बी, ठीक है, ये दोनों पर्सन है। मिस्टर ए क्या करता है, ये गुड्स सोल्ड करता है, ठीक है। मिस्टर ए गुड्स जो है सोल्ड करता है फॉर ₹100, ठीक है, फॉर ₹100 किसको, मिस्टर बी को। अब मिस्टर बी क्या करेगा, मिस्टर बी पे करेगा पैसा, है ना। मिस्टर बी ₹100 पे कर देता है, पे टू किसको, मिस्टर ए को, ठीक है। मिस्टर ए को पे करेगा कौन, मिस्टर बी। अब यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि ये जो ₹100 में जो गुड्स खरीदा है कौन, मिस्टर बी ने, इसमें ना टैक्सेस भी है कुछ। जब भी कोई भी आप पर्टिकुलर गुड्स परचेज करते हो तो उसमें देखते हैं एमआरपी क्या होता है, एमआरपी 100, और यहाँ पे लिखा रहेगा इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, ऐसे ही करके कुछ प्रोडक्ट में लिखा रहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मिस्टर बी ने ₹100 के अंदर जो टैक्सेस है वो भी पे किया है, लेकिन किसको पे किया है, मिस्टर ए को पे कर दिया। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा जो अमाउंट है उस गुड्स का वो ₹100 है, लेकिन इंक्लूसिव टैक्सेस भी रहता है इसमें, ठीक है, इंक्लूसिव टैक्सेस भी रहता है। मान लीजिए कि इसमें ₹10 का क्या है, टैक्स है, इसमें जो है ₹10 का टैक्सेस है। तो प्राइस क्या हो गया गुड्स का, गुड्स का प्राइस तो मेरा ₹90 ही है, ठीक है, लेकिन ₹10 का टैक्स होने की वजह से क्या हुआ, ये टोटल एमआरपी क्या हो गया गुड्स का 100। इसका मतलब ये जो ₹10 पे किया किसने, मिस्टर बी ने मिस्टर ए को जो पे किया है, अब ये टैक्सेस पे कौन करेगा, गवर्नमेंट को पे कौन करेगा। तो गवर्नमेंट को टैक्सेस पे कौन करेगा, मिस्टर ए कर देगा। ये जो ₹10 का अमाउंट था यहाँ पे वो पे कौन कर देगा, गवर्नमेंट को मिस्टर ए कर देगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है, जो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स बेचा था, ठीक है, और उसके बदले में मिस्टर बी ने ₹100 पे किया मिस्टर ए को, ठीक है। तो इस ₹100 में ₹10 का जो अमाउंट है वो टैक्सेस भी है, ठीक है, और ये ₹10 का अमाउंट जो टैक्सेस है वो मिस्टर ए किसको पे करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा। तो क्या हम इसको कह सकते हैं क्या कि मिस्टर बी का जो टैक्सेस है गवर्नमेंट के पास चला गया। अब मिस्टर बी का जो टैक्सेस है वो गवर्नमेंट के पास चला गया, लेकिन इनडायरेक्टली गया, किसके थ्रू गया, मिस्टर ए के थ्रू गया, ठीक है, मिस्टर ए के थ्रू गया। तो इस बात के हम कभी भी डिनाई नहीं कर सकते हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो हमेशा इनडायरेक्टली जाता है गवर्नमेंट को, ठीक है ना। मतलब कि अगर देखा जाए तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन पे कर रहा है, पे तो कर रहा है मिस्टर बी, लेकिन बर्डन टू पे ऑफ द लायबिलिटी किस पे है, मिस्टर ए पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इंपोज किस पे किया जा रहा है, ये जो टैक्सेस है इनडायरेक्ट टैक्सेस इंपोज किस पे किया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे, ठीक है। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है गुड्स एंड सर्विसेज पे, अरे भाई सिंपल सी बात है ना, मिस्टर ए ने जो गुड्स बेचा था मिस्टर बी को, तो ये जो ₹100 पे कर रहा है किसी गुड्स के रेस्पेक्ट में पे कर रहा है ना। इसका मतलब ये जो ₹10 है इसी गुड्स के रेस्पेक्ट में इसका टैक्सेस है ₹10 का, ठीक है। तो किस चीज पे इंपोज किया जा रहा है, दे आर इंपोज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, द टैक्सेस इंपोज आर गुड्स ऑन सर्विसेज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे और एक पॉइंट है, इमीडिएट लायबिलिटी टू पे ऑफ सप्लायर। यहाँ पे जो लायबिलिटी है सबसे पहले इमीडिएट सप्लायर का आता है, लेकिन बर्डन ट्रांसफर टू अल्टीमेट कंज्यूमर। ऑब्वियस सी बात है, जो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को जो गुड्स बेचा है ₹100 का, इसमें जो टैक्सेस का अमाउंट है वो मिस्टर बी ने किसको पे किया है, मिस्टर ए को, ठीक है। लेकिन मिस्टर ए का लायबिलिटी बनता है यहाँ पे गवर्नमेंट को ये टैक्सेस जमा करने का ₹10 का, ठीक है, यानी कि इनडायरेक्टली जा रहा है गवर्नमेंट को ये टैक्सेस ₹10 का, ठीक है।
तो इसीलिए, लेकिन अल्टीमेट बर्डन किस पे आया? क्या अल्टीमेट बर्डन मिस्टर ए पे आया? बिल्कुल नहीं, अल्टीमेट बर्डन मिस्टर बी पे आया यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही कह रहा है, इमीडिएट लाइबिलिटी टू पे इज ऑफ सप्लायर बट इज बर्डन ट्रांसफर टू अल्टीमेट कंज्यूमर ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स क्या है यहाँ पे, समरी अगर मैं बताऊं तो इनडायरेक्ट टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। लेकिन इमीडिएट लाइबिलिटी टू पे टू द गवर्नमेंट किसका है? सप्लायर का। लेकिन अल्टीमेट बर्डन किस पे जाता है? अल्टीमेट बर्डन ट्रांसफर टू कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर तो ही गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है, और कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है तो उस पे वो क्या करता है? टैक्सेस देता है गवर्नमेंट को, ठीक है। लेकिन पे कौन करता है? पे करता है सप्लायर, ठीक है। किसको? गवर्नमेंट को करता है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली हो जा रहा है ना गवर्नमेंट को टैक्सेस, तो इसी को कहते हैं हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये जो बात मैंने अभी आपको बताई है इनडायरेक्ट टैक्सेस की, ठीक है, यहां पे मैंने एक टर्म बताया था इम्पोज्ड, ठीक है। ये जो इम्पोज किस पे किया जाता है? गुड्स एंड सर्विसेज पे, गुड्स या फिर सर्विसेज पे, ठीक है। लेकिन जो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस है गवर्नमेंट को, ठीक है, ये कैसे जाती है भाई? कलेक्शन गवर्नमेंट क्यों करेगी इस टैक्सेस को? क्योंकि गवर्नमेंट के पास ये पावर है, ठीक है। और ये पावर कौन देता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस गवर्नमेंट को पावर देती है कि आप जो है टैक्सेस की कलेक्शन, टैक्सेस की रेवेन्यू की कलेक्शन आप कर सकते हैं, ठीक है। ये कौन देता है? हमारा संविधान देता है, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू इनडायरेक्ट टैक्सेस स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक बात बताया था कि जो गवर्नमेंट जो है टैक्सेस इंपोज करती है इनडायरेक्ट टैक्सेस की, ठीक है, लेकिन उसको पावर किसने दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ना हमारा सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है। सबसे ऊपर हमारा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद ही कोई नीचे में अदर कोई लॉ आता है, ठीक है। सबसे ऊपर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद ही उसके नीचे सबऑर्डिनेट टू अदर लॉ, ठीक है। यानी कि संविधान में, हमारे संविधान में अगर किसी कानून का जगह नहीं है तो वो कानून बिल्कुल नल है, वॉइड है, ठीक है। कोई भी अगर कानून बनता है, किसी टैक्सेस या फिर किसी कोई भी टाइप का कानून बनता है, ठीक है, किसी भी टाइप का कानून, तो सबसे पहले उसको कॉन्स्टिट्यूशन में आना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले उसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो कैसे कॉन्स्टिट्यूट करता है? वो संविधान पे चलता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमने क्या सीखा? यहाँ पे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस की रेवेन्यू की कलेक्शन है जो गवर्नमेंट लेती है, ठीक है, किस हक से ले सकती है? ये इस हक से ले सकती है क्योंकि गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने उसे पावर दे रखी है कि आप टैक्सेस की कलेक्शन आप कर सकते हो, ठीक है। ये बात यहाँ समझ में आया। फिर मैंने आपको बताया कि ऑल अदर लॉ इंक्लूडिंग द इनकम टैक्स एक्ट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आर द सबऑर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया अभी? कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सबसे प्राइम लॉ है, उसके नीचे ही सब लॉ जुड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी लॉ का जगह नहीं है तो वो लॉ माना ही नहीं जाएगा, ठीक है। यहां पे यही कह रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट नो टैक्सेस शैल बी लेवियड और कलेक्टेड एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। अगर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप इस चीज पर टैक्सेस नहीं लोगे तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट कलेक्ट कर ही नहीं सकती है जब तक कि संविधान उसको पावर न दे दे, ठीक है, कि आप इस चीज पर टैक्सेस नहीं ले सकते हो या फिर आप इस चीज पे टैक्सेस ले सकते हो, तब तक वो अथॉरिटी टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकता है। इस बात को हमेशा बैठा लीजिए, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 3 पॉइंट आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं टैक्सेस। अब आती है बारी टैक्सेस की। तो टैक्सेस कितने टाइप्स के हैं भाई? हमारे टैक्सेस 2 टाइप्स के हैं, पहला डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होती है? ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस विच आर पेड टू द डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, the taxes which is paid directly to the government is known as direct taxes, ठीक है। और indirect taxes क्या होता है? the taxes which is paid indirectly to the government is known as indirect taxes। मैंने अभी इसके बारे में डिस्कस कर रखा है, ठीक है। हम लोग ना डायरेक्ट टैक्स के बारे में ज्यादा कुछ डिस्कशन करेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या है अभी पढ़ रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेशन की बात हम लोग इसमें करेंगे नहीं, हम लोग वो डायरेक्ट टैक्स में ही करेंगे, ठीक है, बेसिकली। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है? डायरेक्ट टैक्स में हमारा एक इनकम टैक्स आता है, और क्या आता है? एक और टैक्स था, उसका नाम है क्या? वेल्थ टैक्स, ठीक है, वेल्थ टैक्स, ठीक है। किसी जमाने में एक वेल्थ टैक्स हुआ करता था, लेकिन अब वो अबॉलिश कर दिया गया है। उसको कब अबॉलिश किया गया है? इन 2014 में इस टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी तो उस वक्त अरुण जेटली जी जब बजट पढ़ रहे थे तो उस वक्त इस टैक्सेस को उन्होंने अबॉलिश कर दिया था। इसके जगह पे ले आए थे क्या? सरचार्ज, सरचार्ज। क्योंकि इस टैक्सेस की कलेक्शन तो बंद हो गई ना, इस टैक्सेस की कलेक्शन तो बंद हो गई, तो सरचार्ज का जो रेट है ना उन्होंने बढ़ा दिया, ठीक है, सरचार्ज का रेट बढ़ा दिया। इसी के वजह से
सरचार्ज अभी एप्लीकेबल है डायरेक्ट टैक्सेस में, ठीक है। तो हम लोग अभी मैंने आपको क्या बताया कि डायरेक्ट टैक्सेस की हम लोग कोई बात नहीं करेंगे ज़्यादा, ठीक है। आते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस पे। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने टाइप्स के भाई? देखिए अभी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है अभी फिलहाल के करंट रेजिम में वो क्या है, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी और अदर मिसलेनियस टैक्सेस, ठीक है। बहुत पहले मतलब कि 2016 में या फिर 2016 से पहले एक वैट हुआ करता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स हुआ करता था, सर्विसेज टैक्स हुआ करता था, बहुत सारा टैक्सेस पहले हुआ करता था इनडायरेक्ट टैक्सेस में। जब से जीएसटी आया है, जीएसटी कब आया? 2017 में आया है, ठीक है। 1 जुलाई 2017 को जब से जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया है, उस वक्त क्या हुआ है, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे, ठीक है, जैसे कि सर्विस टैक्स, वैट, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी, इन सबको सब्स्यूम्ड कर लिया है जीएसटी ने। हालांकि अभी भी वैट किसी किसी गुड्स एंड सर्विसेज पे एप्लीकेबल है, ठीक है, नॉट सर्विसेज, किसी किसी गुड्स पे एप्लीकेबल है अभी फिलहाल, ठीक है। उसको हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी जो करंट रेजिम में है वो जीएसटी है, इसने सारे टैक्सेस को सब्स्यूम कर रखा है, ठीक है। उसके बाद कस्टम ड्यूटी है और एक मिसलेनियस टैक्सेस है। इन तीनों का क्या मतलब है, हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं, ठीक है। जीएसटी, अगर आप डोमेस्टिक परचेज करते हो, अगर आप डोमेस्टिक परचेज करते हो, ठीक है, तो आप कौन सा टैक्सेस पे करते हो? आप पे करोगे डोमेस्टिक परचेज, मतलब किसका? किसी गुड्स एंड सर्विसेज का, किसी गुड्स एंड सर्विसेज का। तो आप क्या पे करोगे? जीएसटी पे करोगे। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल परचेज और सेल करते हो, अगर आप इंटरनेशनल परचेज करते हो किस चीज का? गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स या फिर सर्विसेज का, ठीक है, तो आप कस्टम ड्यूटी पे करते हो, ठीक है। तो आप कस्टम ड्यूटी पे करते हो, ओके, ये बात समझ में आया। अगर आप डोमेस्टिक परचेज करते हो गुड्स एंड सर्विसेज का तो आप क्या पे करोगे? जीएसटी। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल परचेज करते हो तो आप क्या पे करोगे? कस्टम ड्यूटी पे करोगे। हालांकि कस्टम में भी जीएसटी है, ठीक है, लेकिन वो आईजीएसटी है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लोग फर्दर इस कस्टम ड्यूटी को पढ़ेंगे उस वक्त, ठीक है। फिलहाल इतना ओवरव्यू समझ लीजिए। तो बाकी एक और बच जाता है, वो बचता है मिसलेनियस टैक्सेस। मिसलेनियस टैक्सेस, अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है, ठीक है, अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है तो उस बिल में जरूर लिखा होगा एक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगता है, ठीक है, किस पे लगता है? इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, ठीक है। और तो और अगर आप कोई प्रॉपर्टी का डीलिंग करते हो तो उसमें जो भी आप स्टैम्प पे करते हो, जो भी आप स्टैम्प वगैरह खरीदते हो, है ना, मतलब कि जो कागज आता है 100 रुपीज़ का या खरीदते हो ना, ठीक है, तो उसमें आप क्या पे करते हो? स्टैम्प ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी पे करते हो, ठीक है। कोई यहाँ पे आई थिंक इसमें यहाँ पे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। मिसलेनियस टैक्सेस में और भी बहुत सारे टैक्सेस है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ठीक है, और स्टैम्प ड्यूटी, ये सब क्या है? ये सब मिसलेनियस टैक्सेस है। हालांकि ये सारा का सारा इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और ये स्टैम्प ड्यूटी, सारा क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस है। लेकिन यहाँ पे कुछ कैटेगराइज किया गया है कि कस्टम ड्यूटी कब पे करते हो आप, जीएसटी कब पे करते हो, और अदर जो जीएसटी जिसमें जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है उसको मिसलेनियस टैक्सेस में डाल दिया गया है, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी और भी अदर बहुत सारे टैक्सेस है, ठीक है ना। अब जैसे कि जीएसटी से पहले एक इंटरटेनमेंट टैक्स हुआ करता था, ठीक है, जीएसटी से पहले इंटरटेनमेंट टैक्स हुआ करता था, ऑक्टराई हुआ करता था, बहुत सारी चीज हुआ करता था। जब से जीएसटी आया है इंटरटेनमेंट टैक्स इसमें सब्स्यूम्ड हो चुका है। जब से जीएसटी आया है इंटरटेनमेंट टैक्स जीएसटी में सब्स्यूम्ड हो चुका है, जो कि अब जब भी आप टिकट खरीदने जाते हो तो उस पर अब इंटरटेनमेंट टैक्स नहीं लगता है, उस पर अब जीएसटी लगता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो, अपने घर में जाइएगा और देखिएगा आज कि इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आपके पास होगा तो सबसे नीचे में कहीं ना कहीं जरूर वहां पे लिखा होगा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, उस पर जीएसटी नहीं लगता, इस पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई स्टैंप वगैरह पे करते हो, ठीक है, स्टैंप पेपर अगर खरीदते हो किसी प्रॉपर्टी को डील करने के लिए, या फिर कोई भी चीज अगर आप लीगल चीज पेपर बना रहे हो, कोई एग्रीमेंट बना रहे हो, है ना, कोई एग्रीमेंट अब कर रहे हो तो उसमें स्टैंप ड्यूटी लगता है। सॉरी, कोई अगर आप एग्रीमेंट पेपर बना रहे हो तो आप स्टैम्प पेपर पे बनाते होगे, ठीक है। तो जब आप स्टैम्प पेपर खरीदते हो तो उस पर जो टैक्सेस पे किया जाता है वो स्टैम्प ड्यूटी है, ठीक है। उस पर जो टैक्सेस पे किया जाता है वो स्टैम्प ड्यूटी पे आप पे कर रहे हो, जो कि जीएसटी उस पर नहीं देती है, ठीक है, जीएसटी उस पर नहीं लगता है, उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगता है। इसीलिए हमने उसको मिसलेनियस टैक्सेस में अलग कैटेगराइज कर दिया गया है, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस में डिफरेंस क्या है,
ठीक है, हम लोग बहुत देर से डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स की बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस क्या है, कुछ इलस्ट्रेशन है यहाँ पे, आप लोग देखिए इस स्क्रीन पर ध्यान से। सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स। नंबर 1, पेयर ऑफ द टैक्स इज द सफरर ऑफ द टैक्स एंड द सेम इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑन द सेम पर्सन। मतलब डायरेक्ट टैक्स होता क्या है, जैसे कि इनकम टैक्स किस पे लगता है, पर्सन पे लगता है, ठीक है। अगर पर्सन कोई इनकम करता है तो उस इनकम पे वो टैक्स पे करता है, ठीक है। इसका मतलब पेयर ऑफ द टैक्स कौन है, पर्सन है, ठीक है। पेयर ऑफ द टैक्स कौन है, पर्सन है, ठीक है। लेकिन सफरर ऑफ द टैक्स कौन है यहाँ पे, सफरर ऑफ द टैक्स, अरे भाई जो कमा रहा है वही तो दे रहा है ना, ठीक है। ऐसा तो थोड़ी हो रहा है कि कमा आप रहे हो पे कोई और कर रहा है, नहीं। इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है, ठीक है, जो पर्सन पे लगता है और पर्सन के इनकम पे लगता है, ठीक है। भाई पर्सन का इनकम ही है, तो इसीलिए यहाँ पे इम्पैक्ट भी सेम पर्सन पे जाएगा और इंसिडेंस ऑफ टैक्स भी सेम पर्सन पे जाएगा, दे आर नॉट डिफरेंट, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा देखते हैं, यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे पेयर ऑफ द टैक्स इज नॉट द सफरर ऑफ द टैक्स वेयर एज द सफरर ऑफ द टैक्स इज नॉट पेइंग डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐसा टैक्स है जो कि गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली जाता है, ठीक है। यहाँ पे पे कौन कर रहा था, गवर्नमेंट को पे कर रहा है वो सप्लायर, पे कौन कर रहा है, सप्लायर पे कर रहा है। लेकिन सफर कौन कर रहा है, ठीक है, अल्टीमेट बर्डन किस पे आ रहा है, ठीक है। अल्टीमेट बर्डन किस पे आ रहा है, वो कंज्यूमर पे आ रहा है जो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहा है उस सप्लायर से, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि जो पेयर ऑफ द टैक्स है वो सफरर नहीं है, वो सफरर नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा सेलर है वो थोड़ी सफर करता है इस टैक्सेस को, बर्डन वो थोड़ी सफर कर रहा है, बस उस पर तो लाइबिलिटी है कि जो टैक्सेस आपने कलेक्ट कर रखा है उस कंज्यूमर से वो आप मेरे को दे दो, यानी कि गवर्नमेंट को दे दो, है ना। यहाँ पे ये बात यहाँ पे कह रहा है, इसीलिए वो सफरर नहीं है। सफरर कौन है यहाँ पे, सफरर ऑफ द टैक्स कौन होता है, कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर होता है। सफरर ऑफ द टैक्स कौन होता है, कंज्यूमर होता है, ठीक है। लेकिन पेयर ऑफ द टैक्स कौन है भाई, यहाँ पे पेयर ऑफ द टैक्स यहाँ पे सेलर है, पेयर ऑफ द टैक्स सेलर है। तो आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो उसी तरीके से यहां कह रहा है कि इंपैक्ट एक हेड पे जाता है और इंसिडेंस अदर हेड पे जाता है, ठीक है। इंसिडेंस अदर हेड पे जाता है और इंपैक्ट इसके अदर हेड पे जाता है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में क्या था, इंपैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ द टैक्स सेम पर्सन, ओके। आइए नेक्स्ट में, ये जो डायरेक्ट टैक्स है वो इनकम बेस्ड टैक्स है हमारा। इनकम बेस्ड मतलब आपके इनकम पे लगता है वो टैक्स, ठीक है। टैक्सेस पे तो वो तो पर्सन पे लगता है, लेकिन पर्सन के इनकम पे लगता है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि जो इनकम टैक्स है यहाँ पे, ये किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे इनकम टैक्स की बात कर रहा है, इनकम टैक्स की बात कर रहा है। आपके पास अगर इनकम होगा तो आप टैक्स पे करोगे, ठीक है ना। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, सप्लाई बेस्ड टैक्सेस है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो किस पे इंपोज किया जाता है, इंपोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज। तो नंबर 3 है डायरेक्ट टैक्सेस में कि रेट ऑफ टैक्सेस आर डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यहाँ पे रेट ऑफ टैक्सेस जो है इनकम टैक्स में डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन है। एग्जैक्टली 2.5 लाख तक का जो इनकम कमा रहा है उस पर कोई भी टैक्स वो पे नहीं कर रहा है, ठीक है। 2.5 लाख से ऊपर कमा रहा है, 5 लाख तक का अगर कोई इनकम कमा रहा है पर्सन, तो उस पर 5% टैक्सेस उसको देना होता है, ठीक है, अभी के जो रेट के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। वो उसी तरीके से 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक का कोई इनकम कमा रहा है तो उसको 20% के रेट के हिसाब से दे रहा है, और एबव 10 लाख के ऊपर 30% के हिसाब से उसको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। सरचार्ज और सेस तो अलग ही बात है, तो उसको मैंने अभी यहाँ पे कंसिडर नहीं किया। बस मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या कि जो डिफरेंट पर्सन है, ठीक है, डिफरेंट रेट उन पे एप्लीकेबल होता है। हायर इनकम जो कमाते हैं उन पे हायर रेट लगता है, जो लोअर इनकम कमाते हैं उन पे लोअर रेट लगता है। तो उसी तरीके से इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम लोग देखते हैं कि जो रेट ऑफ ड्यूटीज है वो डिफर नहीं है पर्सन टू पर्सन। समझ रहे बात को। डायरेक्ट टैक्स में क्या था कि रेट ऑफ ड्यूटीज बिल्कुल डिफर करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो रेट ऑफ ड्यूटीज है, जो रेट ऑफ टैक्सेस है, पर्सन टू पर्सन डिफर नहीं करता है। क्यों, देखिए यहाँ पे ये गुड्स ए है, ठीक है, ये गुड्स ए है, ठीक है, इसका जो रेट है इस पे 18% है। इस गुड्स ए का जो रेट है वो 18% है। अब अगर ये जो पर्सन है, ठीक है, उसका इनकम 2.5 लाख से ज्यादा हो या 2.5 लाख से कम हो, ठीक है, ये कितना रेट के हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज पे करेगा, इस पे 18% ही, ठीक है। ये तो क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज पे ही इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना। इनडायरेक्ट टैक्सेस किस पे इंपोज किया जाता है, पर्सन पे नहीं, गुड्स पे इंपोज किया जाता है। तो पर्सन 2.5 लाख से ऊपर कमा रहा हो या 2.5 लाख से नीचे कमा रहा हो, अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहा है 18% रेट वाला, तो उस पर वो टैक्सेस 18% वाला ही पे करेगा, ठीक है।
इसका मतलब पर्सन टू पर्सन ये रेट, ये जो ड्यूटीज है इनडायरेक्ट टैक्सेस में वो डिफर नहीं करता है, सबके लिए सेम है, सबके लिए सेम है, ठीक है। अब देखिए यहां पे डायरेक्ट टैक्सेस में इंटायर रेवेन्यू गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनकम टैक्स जो आप पे करते हो वो किसको पे कर रहे हो? आप सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर रहे हो। शायद आपको पता है कि इनकम टैक्स की जो कलेक्शन है वो कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। समझ रहे बात को? इसकी टोटल रेवेन्यू, जितने भी रेवेन्यू है इनडायरेक्ट टैक्स की, वो सब किसको जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है। लेकिन ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो कलेक्शन होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इसीलिए जीएसटी में जब भी आप अगर कोई गुड्स परचेज करते हो तो आप अपने सेलर से बिल मांगना, ठीक है, कंप्यूटराइज्ड बिल मांगना, उसमें जरूर लिखा रहेगा CGST एंड SGST। ये जो टैक्सेस की जो कलेक्शन है, ठीक है, अगर 18% मान लीजिए कोई टैक्सेस का रेट है, ठीक है, 18% अगर कोई टैक्सेस है तो 9% जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, और 9% जाती है स्टेट गवर्नमेंट को। समझ रहे बात को? अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज का जो रेट है वो 18% है तो उसमें से 9% जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, 9% जाती है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। इसकी जो टैक्सेस की जो रेवेन्यू है, जो कलेक्शन है, वो दोनों को जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों को जाती है, ठीक है। ओके, नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 जो डायरेक्ट टैक्सेस में क्या बोल रहा है कि प्रीवियस ईयर इनकम असेस्ड इन द असेसमेंट ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर इनकम असेस्ड इन द असेसमेंट ईयर। ये क्या होता है? देखिए, जैसे कि अभी 2021, ठीक है, अभी क्या चल रहा है? 2021 प्रीवियस ईयर चल रहा है, ओके। और असेसमेंट ईयर इसके लिए क्या होगा? असेसमेंट ईयर होगा 2021 22। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर में जो इनकम कमा रहा है, ठीक है, उसका टैक्सेस कब देगा? वो उसका नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में देगा टैक्सेस, मतलब कि असेसमेंट उसके नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में देगा। बात समझ रहे हैं? आइए एग्जांपल से समझते हैं। मैंने आपको बताया कि अभी कौन सा प्रीवियस ईयर चल रहा है? 2021 चल रहा है, ठीक है, 2021 चल रहा है क्योंकि अभी 31 मार्च कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए अभी 2021 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। फाइनेंशियल ईयर को हम लोग प्रीवियस ईयर समझ लेते हैं, मानते हैं, ठीक है। इसमें जो इनकम कमा रहा है, ठीक है, इस प्रीवियस ईयर में जो पर्सन इनकम कमा रहा है उसका टैक्सेस गवर्नमेंट को कब देगा? वो कब देगा? वो असेसमेंट ईयर 21-22 में देगा। यही बात यहां पे कह रहा है कि प्रीवियस ईयर इनकम असेस्ड इन द असेसमेंट ईयर। इस ईयर में, इस प्रीवियस ईयर में जो भी ये इनकम कमाया है वो उस पर टैक्सेस कब देगा? वो असेसमेंट ईयर 2020 टैक्सेस कब देगा? 21-22 में देगा, ठीक है ना बात को? वो कब देगा? 21-22 में देगा। यहाँ पे आई होप इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। लेकिन देयर इज नो प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर कॉन्सेप्ट इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस में कोई असेसमेंट ईयर, कोई प्रीवियस ईयर नहीं है। आपने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदा, उसी वक्त आपको टैक्स पे कर देना है, ठीक है। आप टैक्स पे तो कर रहे हो किसको? सप्लायर को, लेकिन सप्लायर गवर्नमेंट को उसी वक्त टैक्स पे कर देता है, ठीक है। उसमें कोई असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का कोई मामला है ही नहीं, क्योंकि ये गुड्स एंड सर्विसेज वाला मामला है यहाँ पे, और ये इनडायरेक्ट टैक्स है, इसीलिए ऐसा है, ठीक है। लेकिन इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में क्या बोला गया है कि अगर आप कोई भी इनकम प्रीवियस ईयर में कमा रहे हो, ठीक है, कोई भी इनकम अगर आप कमा रहे हो प्रीवियस ईयर में, तो उसका टैक्स आप असेसमेंट ईयर में, नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में आप दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये बात किया गया है क्योंकि कुछ ऐसा टैक्सेस है, ठीक है, जो कि सेम प्रीवियस ईयर में पे करना होता है पर्सन को, ठीक है। लेकिन वो कहाँ? वो हम लोग डायरेक्ट टैक्स में बात सीखेंगे, इसमें नहीं सीखना हम लोग को। बस अभी हम लोग सिर्फ इसमें डिफरेंस देख रहे हैं, क्या डिफरेंस आ रहा है डायरेक्ट टैक्स में और क्या डिफरेंस है इनडायरेक्ट टैक्सेस में, ठीक है। ओके, अब एक ये जो इतने सारी बात मैंने जो आपको बोला है, इसमें जो CBDT है, CBDT का बहुत बड़ा रोल है किसमें? डायरेक्ट टैक्स में। इसका बोर्ड कौन है? ठीक है, इसका बोर्ड कौन है? इस डायरेक्ट टैक्स का बोर्ड कौन है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज एन इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ द रेवेन्यू, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रेवेन्यू, ठीक है। इसको कौन हैंडल करता है? ठीक है, डायरेक्ट टैक्स को कौन हैंडल करता है? CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT, यानी कि डायरेक्ट टैक्स को कौन हैंडल करता है? CBDT हैंडल करता है। कोई भी टैक्सेस से रिलेटेड कोई भी बात अगर होती है तो उसको हैंडल करती है CBDT। समझ रहे बात को? ओके, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस में कौन हैंडल करती है? देखिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस में सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, लेकिन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/2/2019 इसका जो नाम है एक्साइज वो चेंज होकर के इनडायरेक्ट हो गया है, ठीक है। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम इज बीइंग रीनेम्ड, ठीक है। इसका जो नेम है वो चेंज हो गया है, रीनेम हो गया है, और उसका नेम क्या पड़ गया है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, CBIC। इसका नाम क्या हो गया? CBIC। समझ रहे बात को? जो CBEC था वो रीनेम्ड होकर के CBIC बन गया है, ठीक है।
ये क्या है, सीबीआईसी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोर्ड है नहीं। इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोर्ड मतलब कि जितने भी लीगल मैटर्स है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के जितने सारे बात है, ठीक है, वो सब कौन हैंडल करता है, वो कौन हैंडल करता है, सीबीआईसी अब हैंडल करता है। पहले इसका नाम क्या था, 1/2/2019 से पहले इसका नाम क्या था, सीबीईसी था, ठीक है, नाम क्या था, सीबीईसी था, लेकिन अब क्या हो चुका है, रीनेम्ड होकर के सीबीआईसी। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जो डायरेक्ट टैक्स है वो प्रोग्रेसिव नेचर का है और इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का है। ये प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव क्या होता है मेरे साथ समझिए। देखिए, प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब है कि हायर द इनकम, प्रोग्रेसिव नेचर में हायर द इनकम हायर द टैक्स। रिग्रेसिव मतलब ऐसा नहीं है, जीएसटी एक यूनिफॉर्म है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो रेट है वो एक यूनिफॉर्म रेट है, ठीक है, वो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। कोई पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज का रेट अगर 18% है तो उस पर वो 18% ही टैक्स देगा, ठीक है, उस गुड्स एंड सर्विसेज पे 18% ही टैक्स इंपोज किया जाएगा। ओके, यानी कि वो यूनिफॉर्म रेट है। इतना बात समझ में आया इनडायरेक्ट टैक्सेस में। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में क्या है भाई, अगर किसी पर्सन का इनकम 5 लाख है तो वो कितना पे करेगा टैक्सेस, वो 5% की टैक्स पे करेगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी पर्सन का इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो वो 30% वाले दायरे में आ जाता है। इसका मतलब प्रोग्रेसिव है। हालांकि हम लोग इस बात को समझते हैं कि इफेक्टिवली जो 5 लाख तक का जो इनकम पर्सन कमा रहा है उस पर कोई टैक्स नहीं है, रिबेट ले करके, ठीक है। इसलिए देखिए, हम लोग इसमें कोई ज्यादा बात नहीं करेंगे डायरेक्ट टैक्स में, ठीक है, हम लोग अभी बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की। लेकिन हम लोग समझना चाह रहे हैं कि प्रोग्रेसिव नेचर क्या होता है और रिग्रेसिव नेचर क्या होता है। तो मेरे लिए आप लोग 2 मिनट के लिए मान लो कि 5 लाख इनकम तक, ठीक है, 5 लाख रुपए का जो इनकम होता है, ठीक है, उस पर 5% के रेट पे टैक्स देता है पर्सन, ठीक है। लेकिन जो 10 लाख से ज्यादा कमाता है वो 30% वाले फॉल कर जाएगा उसमें। ओके, तो ये क्या हो रहा है, ये प्रोग्रेसिव नेचर हो रहा है, हायर द इनकम हायर द रेट ऑफ टैक्सेस, ठीक है। लेकिन रिग्रेसिव में क्या है, ऐसा नहीं है। अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज 18% वाला है तो उस पे जो टैक्सेस है वो कितना पे करेगा, वो करेगा 18% वाले ही टैक्सेस पे करेगा, ठीक है, क्योंकि ये गुड्स एंड सर्विसेज पे इंपोज किया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए एक तरीके से तो ऐसा नहीं है। जैसे कि एक लग्जरी कार है, ठीक है, एक बहुत लग्जरी कार है, एक लग्जरी कार है, उस पर रेट कितना है, 28%। लग्जरी कार पे जो जीएसटी का रेट है वो 28% है, ठीक है। एक बात बताइए, लग्जरी कार कौन खरीदता होगा? क्या कोई पर्सन जिसका इनकम 5 लाख तक का है या फिर जो पर्सन जिसका इनकम 6 लाख तक का है, क्या वो खरीदता है? नहीं ना, नहीं, वो नहीं खरीदता है। जिसका इनकम बहुत ज्यादा है, 10 लाख 20 लाख 30 लाख, वो लोग लग्जरी कार खरीदते हैं। इसका मतलब यहां भी तो बात आ ही गया ना, यहाँ पे प्रोग्रेसिव वाला बात आ ही गया। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं समझते, ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं समझते। अगर प्राइमा फेसी देखें तो ये भी एक प्रोग्रेसिव टाइप का है, ठीक है, प्राइमा फेसी देखें तो ये भी एक प्रोग्रेसिव टाइप का है। लेकिन देखा जाए, क्योंकि लग्जरी कार पे जो टैक्स का रेट है वो कितना है, 28% है। तो लग्जरी कार खरीदता कौन है, हायर पर्सन वाले इनकम। अब लोअर पर्सन वाले इनकम थोड़ी खरीदते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है। मिल्क पे कितना टैक्सेस है, 0%, ठीक है, मिल्क पे 0% टैक्सेस है, मिल्क पे कोई टैक्सेस ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए नहीं है क्योंकि दूध जो है हर घर में आता है, दूध जो है हर घर में आता है, ठीक है, एक गरीब से गरीब के घर में भी दूध आता है। क्या यहाँ पे अगर उसका इनकम कम है तो टैक्सेस सरकार उस पर ले ही नहीं रही है। तो ये भी एक टाइप का प्रोग्रेसिव नेचर आ गया। प्राइमा फेसी अगर देखोगे तो ये प्रोग्रेसिव है, लेकिन हम लोग इसको रिग्रेसिव मानते हैं क्योंकि जीएसटी का जो रेट है वो यूनिफॉर्म है सभी पे, ठीक है। व्हाट आई फील कि आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बैलेंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे नए टॉपिक के साथ, तो इसके जो भी हम लोग आज डिस्कस किया है, ठीक है, हम लोग एक फिर से समराइज वे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फर्दर हम लोग क्लास को प्रोसीड करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग इस वीडियो को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे बटन दबा दीजिएगा आप लोग, ठीक है, ताकि आप लोग को नया जो भी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा लेक्चर्स, ठीक है, चाहे वो जीएसटी का हो, डायरेक्ट टैक्स का हो या फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हो, आप लोग को अपडेट्स मिल जाए उस पर, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर कीजिए आप इस चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और वो लोग इस बात को समझ सकें जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सो हैप्पी लर्निंग, थैंक यू सो मच।